आज हम बात करने वाले हैं एक वक्त के द ग्रेट सोवियत यूनियन के बारे में। 19वीं सदी की शुरुआत के साथ द ग्रेट सोवियत यूनियन का भी राइज बहुत तेज़ी से हो रहा था। शुरुआत में स्टेलिन ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए और कुछ बुरे भी काम किए, उसकी वजह से सोवियत यूनियन का एकदम राइज हो रहा था। 19वीं सदी की शुरुआत में धीरे धीरे वो अलग अलग देशों पे कब्जा कब्जा जमाते गए और वहाँ की जो कम्युनिस्ट सोवियत गवर्नमेंट थी उन्होंने पूरे सोवियत यूनियन पे कब्जा कर लिया था। वो धीरे धीरे दुनिया का महान कंट्री बनता जा रहा था। उसके सामने जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उसके पास उसका जो राइज था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था और उसके अपोज में एक द ग्रेट सोवियत यूनियन का राइज हो रहा था। तो उसी की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ही टेंशन में तब भी से आ गए थे। लेकिन 19वीं सदी के बीच में जब वर्ल्ड वॉर वन की एरा में जर्मनी और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उसके उसके बीच में जो वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें भी सोवियत यूनियन बच गया था। उसको उसमें सोवियत यूनियन इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टेलिन ने हिटलर के साथ एक ट्रीटी साइन किया था कि रशिया और मतलब कि सोवियत यूनियन और जर्मनी कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन हिटलर ने घूम के सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया और बाद में सोवियत यूनियन भी युद्ध में घसीट गया। लेकिन उसके बाद में जो युद्ध था सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो जापान और यूएसए के बीच में जो न्यूक्लियर अटैक हुआ उसके बाद में ख़त्म हो गया था। लेकिन ये वर्ल्ड वॉर के बाद में भी सोवियत यूनियन वैसे का वैसा ही रहा था। ये जो वर्ल्ड वॉर की एरा थी अब ख़त्म होने जा रही थी, लेकिन सोवियत यूनियन का राइज था वो बढ़ता ही जा रहा था। उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज थे वो बहुत ही टेंशन में आ गए थे। तब सोवियत यूनियन का जो इकोनॉमिकल प्रोविंस था वो बहुत बड़ा था। उसका जो केजीबी का जासूसी नेटवर्क था वो पूरी दुनिया में छाया हुआ था। उसको सभी जगहों का सब नॉलेज मालूम रहता था। लेकिन धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में यूएसए का राइज स्टार्ट होता है। यूएसए और कुछ नहीं लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज का भी एक संघ था। धीरे धीरे यूएसए का राइज होने के बाद में उसको टेंशन था यूएसएसआर का, क्योंकि यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म फैलाना चाहता था। तो उसकी वजह से यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मिलके पूरा एक प्लान किया कि उसको सोवियत यूनियन को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली कैसे वीक किया जाए। धीरे धीरे 1990s में उस वहाँ की गवर्नमेंट भी थोड़ी वीक होने लगी और वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो भी ये यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से बहुत ही कम होने लगी। और धीरे धीरे उसका जो गोल्डन एरा था यूएसएसआर का वो कम होता गया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगे। वो एक मेन वजह थी उसके ब्रेकडाउन की। 1990 से यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होना चालू हो गया अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से। जो मेन वजह थी कि उसको उसके ऊपर लगाए गए इकोनॉमिकल सैंक्शंस की वजह से यूएसएसआर का टूटना तय था। वो इकोनॉमिकली बहुत ही वीक हो गया था। उसके बाद में धीरे धीरे उसका टूटना चालू हो गया। यूएसएसआर से सबसे पहले मार्च 1919 में लिथुआ, मई 1919 में अलग अलग कंट्रीज कम होते होते दिसंबर 1991 तक पूरा यूएसएसआर काफ़ी अलग अलग 15 देशों में बट गया और उसके बाद बाकी बचा सिर्फ रशिया। उसका जो कब्जा था वो बहुत ही ज़्यादा ज़मीन पर था, लेकिन फिर भी 14 जो कंट्री थे उसको अलग अलग देश में बना दिया गया था। उसको वेस्टर्न कंट्रीज और जो वर्ल्ड गवर्नमेंट थी उसने मान्यता दे दी थी। उसकी वजह से यूएसएसआर को मतलब कि रशिया को बहुत ही भारी नुकसान हुआ और वो जो 10 साल थे वहाँ पे उसमें जो ये वेस्टर्न कंट्रीज थे उस उन्होंने ही राज चलाया।
उन्होंने उन्होंने की बिठाई हुई सरकार ने ही राज किया। लेकिन उसके बाद में वहाँ पे राइज होता है पुतिन का। पुतिन से पहले 1990 से 2000 तक बोरिस एल्सिन करके वहाँ पे राष्ट्रपति थे। लेकिन उसको तब भी ये जो पुतिन थे वहाँ पे वो स्पाई थे, जो केजीबी थी उसमें स्पाई थे। वो धीरे धीरे उन्होंने प्रेसिडेंट बनना तय कर दिया। बाद में उन्होंने ऐसे ऐसे प्लान बनाए कि धीरे धीरे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले बन गए 1999 में, और धीरे धीरे उसका जो प्रेसिडेंट बनना था वो तय हो गया। पुतिन ने भी प्रेसिडेंट बनने के लिए बहुत सारे बॉम्ब विस्फोट करवाए, बहुत सारे अच्छे बुरे काम किए, लेकिन वो वहाँ के जो केजीबी था, वहाँ का जो जासूसी संस्था थी, वहाँ जो प्रो रशियन और प्रो कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट थे, उनका जो पूरा संस्था था, उसी ने ही ये पुतिन को जन्म दिया था और पुतिन को प्रेसिडेंट के रूप में बिठाया था। और जो 20वीं सदी की शुरुआत में वापस धीरे धीरे रशिया की गाड़ी पटरी पे आना चालू हो जाती है। पुतिन बहुत ही अच्छे अच्छे चेंजेस करके वहाँ की इकोनॉमी को तो बचाते ही है, साथ में वहाँ की जो वॉर मशीनरी थी उसको भी धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग बनाते जाते हैं। और धीरे धीरे वो जो उसका एक सपना था कि जो यूएसएसआर टूट गया था उसको वापस रशिया में जोड़ना है, और उसी के लिए उन्होंने धीरे धीरे ग्रोथ इकोनॉमिकली तो किया ही, लेकिन रक्षा पावर के रूप में भी बहुत ही अपनी जो सेना थी उसको भी बहुत बढ़ाया। और धीरे धीरे वो दुनिया का कुछ चुनिंदा देशों में से बन गए जिसके पास न्यूक्लियर पावर थी, और सभी जो वॉर पावर थी उसके पास थी। और इसीलिए धीरे धीरे उन्होंने 2000 की शुरुआत में रशिया का अगेन राइज होना स्टार्ट हो गया। और 2014 आते आते उन्होंने सबसे पहले क्रीमिया पे हमला कर दिया, जो एक छोटा सा कंट्री था जो यूएसएसआर से ही टूटा था, और उसको वापस रशिया में मिला दिया। जो ये क्रीमिया कंट्री था वो ब्लैक सी से जोड़ता हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक कंट्री था, इसलिए रशिया ने सबसे पहले क्रीमिया को अपने साथ में मिलाया। और बाद में अमेरिका ने उसके ऊपर बहुत ही सैंक्शंस लगाए। इस सैंक्शंस को बाईपास करते हुए वापस उन्होंने अपनी गाड़ी को पटरी पे लाए। उन्होंने इकोनॉमिकल सैंक्शंस होने के बावजूद भी धीरे धीरे इन सब से ऊपर उठ के अपना जो राइज था, अपना इकोनॉमी को बढ़ाना था, वो चालू रखना। उसके लिए क्रूड पावर थी उसके पास, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो दुनिया को जो क्रूड ऑयल थे वो धीरे धीरे बेचते जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे वो वापस कुछ सालों के लिए शांत हो गए पुतिन जी। लेकिन वापस 2022 में उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। सब लोगों ने मना किया, सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, युद्ध नहीं होगा, लेकिन पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। उसके ओपोज में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज थे, लेकिन किसी की ना सुनते हुए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है वेस्टर्न कंट्रीज को डराने के लिए, लेकिन आगे भी वो धीरे धीरे अलग अलग देशों पे कब्जा करना चालू रखेगा, क्योंकि उसका सपना है कि वापस यूएसएसआर बनाना है, उसको द ग्रेट यूएसएसआर बनाना है। वो जो भी हो, लेकिन हमारे इंडियन कंट्री के लिए तो वो अच्छा ही है। हमेशा से रशिया ने इंडिया को बहुत ही हेल्प किया है। जब जब इंडिया को ज़रूरत पड़ा तब तब उसने बहुत ही हेल्प किया है। अभी जब ये उन्होंने यूक्रेन पे हमला किया तब भी अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ज़्यादातर जो वो सैंक्शंस थे उसको बाईपास करके पूरा जो वहाँ से क्रूड ऑयल वगैरह परचेस करना शुरू रखा। और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन में जा रही थी, फिर भी इंडियन इकोनॉमी थी वो अप में जा रही थी। तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हम ये सभी अलग अलग कंट्रीज है, सभी वर्ल्ड पावर है, उसके बारे में भी थोड़ा डीप स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस ऑन विलनेक। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू अगेन।